मॉर्निंग गाइस। आप सब लोग मुझे जानते हो, फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन करना बनता है। मेरा नाम सोनिया है और मैं आपको पढ़ाऊंगी बॉटनी। बॉटनी का भी सेकंड पेपर, जिसका नाम है इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी। आप सबकी बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई, बिना पेपर दिया आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच गए। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में पहुंच गए हो, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम शुरू करें हमारा पेपर। आज से हमारा कोर्स स्टार्ट है। तो हमारे पेपर का नाम है इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी। अब इस सब्जेक्ट के 4 यूनिट है, पिछली क्लास की तरह। पिछली क्लास में भी हमारे 4 यूनिट थी, इस बार भी 4 यूनिट ही हैं, जिसमें से पहली 2 यूनिट है वो है इकोलॉजी पर बेस्ड और दूसरी 2 यूनिट है वो है इकोनॉमिक बॉटनी पर बेस्ड। अब इकोलॉजी मतलब कहूँ तो हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी इकोलॉजी है, या कहूँ कि हमारे और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशंस है, जो को रिलेशन है, जो इंटररिएक्शंस होती है, उनकी स्टडी इकोलॉजी में है। और इसके साथ साथ जो भी हमें फैक्टर्स, ऑर्गेनिज्म को जो फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, उनकी स्टडी हम इकोलॉजी में करेंगे। और जो लास्ट की जो 2 यूनिट है वो है इकोनॉमिक बॉटनी। उसमें ह्यूमंस के जो बेनिफिशियल प्लांट है, जो उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनकी स्टडी हम इकोनॉमिक बॉटनी में करेंगे, जिसमें हमारी क्रॉप्स हो गई हैं, हमारे टिम्बर गुड्स हैं, रबर है, टी है, कॉफ़ी है, मसाले हैं, ये सब इकोनॉमिक बॉटनी में स्टडी करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इकोलॉजी फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम इसका आज जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बस इकोलॉजी का ना। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब उनकी और नेचर के बीच में कैसा रिलेशन है उसकी स्टडी हम इसमें करेंगे। अब कोई भी हम एक हैबिटाट लेके चलते हैं, उस हैबिटाट में कोई जीव आता है, वो अपने आप को उस हैबिटाट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वहाँ की जो कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए सनलाइट, वाइन, सॉइल, उस जगह की सैलिनिटी, अगर और ह्यूमिडिटी। अगर हम राजस्थान लेके चले तो सबसे बड़ा जो फैक्टर आएगा वो आएगा टेम्परेचर एक्सेट्रा। अब इन सब जितने भी फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। इन सब का सामना करते हुए तो धीरे धीरे करके उसमें अडेप्टेशंस होंगी और वो उस हैबिटाट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा। अब जो अडेप्टेशंस होंगी वो 3 बेसिस में ले सकते हैं अपन। एनाटॉमिकली एडेप्टेशंस हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस हो सकती हैं, सॉरी मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस हो सकती है। इन 3 टाइप से उसमें एडेप्टेशंस हो सकती है, या तो उसकी आकार की, कार्य की, एनाटॉमिकली कैसे भी उसमें एडेप्टेशंस होंगी और वो अपने को उस हैबिटाट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाएगा। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ चेंजेस तो नेचर में भी आएंगे, हमारे आसपास के हैबिटाट में भी आएंगे। अब देखिए, हम ह्यूमन का एग्जांपल लेके चलते हैं। हम किसी भी जगह रहते हैं तो उस जगह को अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल बनाते हैं, आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, सड़क बनाते हैं। तो हम
कुछ चेंजेस करते रहते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ऑर्गेनिज्म और नेचर के बीच में कुछ इंटररिएक्शंस होती रहती है और इन्हीं इंटररिएक्शंस की स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अब ये तो बात थी इसके जनरल इंट्रोडक्शन की, ये तो बात थी इसकी जनरल इंट्रोडक्शन की। अब अगर हम इकोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी इसकी बात करें तो स्टडी ऑफ कोरिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके आसपास के सराउंडिंग्स के साथ उसके कैसे कोरिलेशन है, उसकी स्टडी इकोलॉजी कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ इंटररिएक्शंस फाउंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म और देयर एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म जो किसी हैबिटेट में रहता है उसमें और उसके आसपास पाए जाने वाले एनवायरनमेंट के बीच में कैसी इंटररिएक्शंस है, उसकी स्टडीज को भी हम कह सकते हैं इकोलॉजी। आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब जो इकोलॉजी वर्ड है, ये वर्ड है ग्रीक वर्ड से मिलके बना। अब इसको हम तोड़कर देखें तो ऑइकोस, ये ग्रीक वर्ड है, प्लस लोगस, दो वर्ड से मिलके बना है, ऑइकोस प्लस लोगस। अब इसमें ऑइकोस का मतलब है टू, इसका मतलब है हैबिटेट, और लोगस का मतलब है टू स्टडी, मतलब हमारे हैबिटेट की स्टडी क्या है, इकोलॉजी। अब ये तो हो गया कि इकोलॉजी ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ऑइकोस प्लस लोगस, जिसमें हैबिटेट की स्टडी, ये तो हो गया। अब हम बात करें सबसे पहले इसका यूज किया किसने था। अब सीधी सिंपल सी बात है, इकोलॉजी वर्ड आया है तो उसका सबसे पहले किसी ना किसी ने तो यूज किया ही होगा। अब सबसे पहले इसका यूज किया था रीटर ने, एक साइंटिस्ट थे रीटर, उन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया था। लेकिन कुछ एक लोगों का मानना ये है कि हैक्कर ने इस वर्ड का सबसे पहले यूज किया था। नोट डाउन कीजिएगा, रीटर ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था, लेकिन कुछ एक लोगों का मानना ये है कि सबसे पहले इसका यूज किया था हैक्कर ने। नोट डाउन कर लीजिए, 1866 में। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग इकोसिस्टम सॉरी इकोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस दी हैं। उसमें से कुछ एक साइंटिस्ट जो मेन हैं उनके द्वारा
डेफिनेशंस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेलर साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई इकोलॉजी की। स्टडी ऑफ इंटररिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट की इंटररिएक्शंस की स्टडीज करनी क्या है, इकोलॉजी है। दूसरे साइंटिस्ट हुए ऑर्डन, इन्होंने कहा कि नेचर के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस की स्टडीज करनी है, उसको इन्होंने कहा कि ये है इकोलॉजी, ठीक है। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो हम थे ऑर्डन पर। तो ऑर्डन ने ये कहा कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट, ठीक है। इन्होंने कहा कि नेचर या इकोसिस्टम के फंक्शंस और इसके स्ट्रक्चर की स्टडीज करना क्या है, इकोलॉजी है। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है हैक्कर, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने इकोलॉजी वर्ड का यूज किया था। हैक्कर, इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि इकोलॉजी है वो एनवायरनमेंट की इकोनॉमिकली स्टडी है, यानी इकोनॉमिक स्टडी किसी भी एनवायरनमेंट हैबिटेट की अगर हम आर्थिक स्टडी करें उसको इन्होंने कहा दिया कि ये है इकोलॉजी, ठीक है। तो ये तीन साइंटिस्ट है जिनकी डेफिनेशंस ज़्यादा मायने रखती है, तो इनकी आप डेफिनेशंस को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इकोलॉजी के सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, उसकी महत्ता की कि इकोलॉजी की क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या महत्व है। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजी। अब इकोलॉजी के अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि ये ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के कोरिलेशंस की स्टडी है। हम इकोलॉजी के द्वारा एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसे कोरिलेशंस है उसके बारे में हम इकोलॉजी में पता कर सकते हैं। सेकंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम इकोलॉजी के जरिए किसी भी हैबिटेट के
फैक्टर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ किसी भी एनवायरनमेंट की कैसी क्लाइमेट फैक्टर्स हैं, कैसे वहाँ की फिजिकल फैक्टर्स हैं, इनको भी पता लगा सकते हैं। किसी भी हैबिटेट के हम बायोमास के बारे में पता लगा सकते हैं, स्टडीज कर सकते हैं। और इसके साथ ही कोई भी अपने पास कोई पर्टिकुलर हैबिटेट है, कोई इकोसिस्टम है, आप एक बार नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो हम किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट है या कोई इकोसिस्टम है, उसके हम बायो प्रोडक्टिविटी, के बारे में पता लगा सकते हैं, उसको जान सकते हैं। इसके अलावा किसी भी इकोसिस्टम की कैसी जियोग्राफिकल फैक्टर्स है, उसकी जियोग्राफी कैसी है, वो भी हम पता लगा सकते हैं इससे। तो हम अगर इकोलॉजी की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में कैसा कोरिलेशंस है, हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ की क्लाइमेट कैसा है, पर्टिकुलर जो हैबिटेट है वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, फिजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, मतलब फिजिकल फैक्टर्स मीन्स वाइंड, सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सब का भी हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी हैबिटेट का बायोमास कितना, उसकी बायो प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये भी हम इकोलॉजी से पता लगा सकते हैं। और वहाँ पर कैसा जियोग्राफिकल या उसकी जियोग्राफी कैसी है पर्टिकुलर हैबिटेट की, वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये है इकोलॉजी के सिग्निफिकेंस। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी है। सेल्स में भी बहुत माइनर यूनिट देखें तो वो है हमारा न्यूक्लिक एसिड या प्रोटोप्लाज्म। तो ये छोटी यूनिट से लेके बड़ी यूनिट तक जाना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। हमारी बॉडी में सबसे अगर हम छोटी जो यूनिट की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड है, जो कि हमारे न्यूक्लियस में मिलती है। उसके बाद हमारी सेल है, अब सेल्स हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म या कहें कोई इंडिविजुअल। अब ये ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं स्पीशीज, स्पीशीज मिलके बनती है एक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलके बनाती है एक कम्युनिटी,
बहुत सारी कम्युनिटी मिलके बनती है। ठीक है, तो देखिए रिपीट करते हैं। हमारे सेल बॉडी में सबसे छोटी है न्यूक्लिक एसिड, हमारा डीएनए आरएनए, उससे बड़ा सेल, सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन मिलकर बनाता है एक ऑर्गेनिज्म, एक पूरा बनता ऑर्गेनिज्म, फिर मिलकर बनाते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम वो एक बनाते हैं स्पीसीज, जैसे एक आम की स्पीसीज हो गई, ह्यूमन स्पीसीज हो गई। ठीक है, अब ये स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, जिसमें अलग अलग सेम स्पीसीज मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन वो मिलकर बनाते हैं कम्युनिटी, और कम्युनिटी होती है अलग अलग कम्युनिटी, जैसे आम की हो गई, केले की हो गई, और पीपल, बरगद, अलग अलग पेड़ की कम्युनिटी हो गई, वो मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब हम बात करें इस लेवल ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये जो है न्यूक्लिक एसिड सेल, ठीक है, यहाँ से उसके बाद ये वाला टिश्यू से ऑर्गेनिज्म, और ये नीचे वाला, इन तीनों को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला मॉलिक्यूलर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर। अब टिश्यू, ऑर्गेनल और ऑर्गेनिज्म, ये डेवलपमेंट, और ये मॉलिक्यूलर लेवल है, सेकंड है वो डेवलपमेंट लेवल है, और ये सेकंड बात नीचे वाली बात है स्पीशीज से लेके इकोसिस्टम तक, ये है इकोलॉजी लेवल। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से स्पीशीज, स्पीशीज से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट, और ये हो जाती है इकोसिस्टम।